हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है। फिजिक्स में हमारा लेसन 10 चल रहा था तरंग प्रकाश की, उसकी ये चौथी वीडियो है। चौथी का मतलब ये है कि ये लास्ट पार्ट है आपका, ठीक है। इसमें ही ये सारा कुछ खत्म करा देंगे। आज आपका बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि कई बार आ चुका है बोर्ड में, आपको दिखा दूं, ये देखिएगा कितनी बार आ चुका है। ये है आपका मॉडल आपके पास में होगा और 154 पेज नंबर पर देखिएगा, ये दिखाई दे रहा है। देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। 2010, 11, 14, 20, 13, 16, 17, 17, 17, 19, 20, 20 ऐसे करके ये आया। देखो कई बार आया यहाँ से, इतने तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। ये देखिएगा 154 पेज नंबर पर देख सकते हो मास्टरमाइंड में। इसमें है यंग के दो स्लिटों के प्रयोग में किसी दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए। प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग का सिद्धांत प्रयोग करते हुए फ्रिंज की चौड़ाई के लिए W बराबर d लैम्डा अपॉन d की प्रयोग के द्वारा स्थापना कीजिए। यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक, द्विक झिर्रियों का प्रयोग। तो कुल मिला के बात यह, फ्रिंज की चौड़ाई यानी दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, यंग के प्रयोग द्वारा फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। कैसा भी आ जाए आपको यही डेरिवेशन करना है। मैंने लिख दिया है यंग के द्वि मतलब कभी कभी दो दे देता है कि दो स्लिटों या दो झिर्रियों के प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, यानी फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। कुछ भी आ जाए आपको यही करना है। इसका ये चित्र को समझो पहले, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। राइट, देखिएगा हमारे पास में ये क्या है, एस एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। क्या है? एस है आपका एक वर्णी प्रकाश स्रोत। और S1 S2 क्या है? S1 S2 दो संकीर्ण छिद्र हैं जिनको बोलेंगे हम दो स्लिटें हैं, ठीक है। बहुत ही पतली महीन बारीक दो स्लिटें हैं, राइट। और इनसे D दूरी पर एक पर्दा है X और Y। ये क्या है? ये आपका X Y एक पर्दा लगा हुआ है, ठीक है। जब हम एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें उत्सर्जित करते हैं तो ये प्रकाश किरणें यहां पर पहुंचती हैं और यहां से समान कला में यहां से द्विक तरंगें निकलती हैं। क्या बताया था? कल भी बताया था हमने। एक क्या चीज बताई थी? ये चीज समझाई थी हमने कि भाई ये एक दीवार है और दीवार के पीछे यहां पर एक सोर्स लगा हुआ है प्रकाश का, तो यहां से किरणें निकलेंगी। जब यहां से किरणें निकलेंगी तो ये किरणें इससे बाहर निकलेंगी। जब बाहर निकलेंगे और यहां पर दो छिद्र दे रखे हैं ये, तो ये किरणें यहां पहुंच के यहां से भी निकलती हैं। तो ये यहां से जो किरणें निकलेंगी इसको प्रकाश तरंगे बोलेंगे, क्योंकि ये पहले प्रारंभिक स्रोत से निकल रही हैं। लेकिन यहां वाले व्यक्ति को क्या लगेगा कि ये किरणें यहां से निकल रही हैं, तो ये स्रोत की भांति कार्य करती हैं। लेकिन वास्तव में ये क्या है? किरणें तो यहां से निकल रही थी, लेकिन निकलती हुई ऐसा लगता है कि यहां से प्रतीत होती हैं। तो मतलब क्या है कि ये दो जो छिद्र हैं इनसे मतलब क्या बोलेंगे, ये द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही हैं और ये प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करते हैं S1 S2, ठीक है। तो ये किरणें यहां से निकलती हैं और अध्यारोपण के कारण कुछ तरंगे यहां से निकलेंगी जो एक दूसरे से यहां पर तरंगे अध्यारोपित होकर एक ये पर्दा लगा हुआ है, तो यहां पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनाती हैं। दीप्त का मतलब क्या है? देखिएगा, यदि मैं ऐसे करके देखूंगा तो मेरी उंगली आगे से चमक रही होगी तो पीछे की साइड में डार्क होगा, तो आगे का वाला, ठीक है, मतलब लाइट फ्रिंज और पीछे वाला डार्क फ्रिंज, यानी दीप्त फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज, ये चीजें बनती हैं आपकी, ठीक है। तो मतलब दोनों साथ साथ बनती हैं। तो वो बाकी बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल आपको ये चीज समझ में आ गई। ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत, यहां से प्रकाश, ये प्रकाश निकल रहा है ऐसे करके, और ये दो महीन बारीक समांतर स्लिटें हैं दो, जो S1 S2, इनके बीच की दूरी कितनी है? D है, राइट। और यहां से D दूरी पर एक पर्दा लगा हुआ है X Y। जब हम एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें उत्सर्जित करते हैं तो ये किरणें तरंगे निकलती हैं S1 S2 एक प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करती हैं और इनसे जो निकलने वाली किरणें होती हैं समान कला में होती हैं, क्योंकि ये बीचों बीच में है, यहां से निकलेगा। और ये अध्यारोपित होती हुई पर्दे P पर पर्दे XY के एक बिंदु P पर दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें बनाती हैं। क्या बनाती हैं? दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनाती हैं। तो देखिए S1 से यहां से दूरी क्या होगी? S1P और S2 से S2P, राइट। तो यहां से आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, ध्यान से देखो, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आ रहा वीडियो को पीछे कर लेना, कि भाई S स्रोत है,
एस स्रोत से प्रकाश किरणें निकली, यहां तक पहुंची और यहां से कुछ प्रकाश किरणें आगे निकली, द्वितीयक तरंगिकाएं निकली जो अध्यारोपण के कारण यहां पे दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनाती हैं। वो दीप्त बनेगा अदीप्त बनेगा वो निर्भर करेगा किस चीज पर, देखो जरा, ये S1 से P की दूरी और S2 से P की दूरी कितनी ज्यादा रहेगी। देखिएगा, आपको पता है कि भाई ये तो समान कला में चल रही है तो दूरी समान रहेगी इनकी, लेकिन ये दूरी एक्स्ट्रा आ रही है। यदि मैं यहां से बात करूं, एक लंब डाल दूं, S1 से एक लंब डाल दिया तो ये दूरी एक्स्ट्रा है। यहां पर मैं S1 ये को एक लंब मान लेता हूं, जो मेरे नोट्सों में लिख रहा है ना चित्र, वही बना रहा हूं ताकि आपको नोट्स पढ़ने में आसानी रहे। तो इस पर मैं क्या मान ले रहा हूं, N मान ले रहा हूं। यहां पर ये क्या है, N, ये पॉइंट यहां पर क्या है, N है, S1N। तो देखिएगा, ध्यान से देखो जरा, ये जो S1N है, S1N, तो मतलब क्या है कि ये जो S2N, ये वाला जितना एक्स्ट्रा, यदि ये दीप्त है तो ये अदीप्त, ये दीप्त है, अदीप्त, दीप्त, अदीप्त, दीप्त, अदीप्त, ऐसे बनते जाएंगे फ्रिंजें। मतलब एक साथ दो फ्रिंजें नहीं बनेंगी, पहले दीप्त, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, इस तरीके से बनेंगी। ठीक है, जैसे सम संख्या विषम संख्या रहती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, एक सम, एक विषम, सम विषम, सम विषम, सम, इस तरीके से डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, ऐसे। ठीक है, तो क्लियर होगी ना बात। तो ये यहां से, अब देखिएगा, ये हमने यहां पे एक लंब डाला है तो ये थीटा कोण है, और एक यहां से M से एक बिंदु रेखा खींची है हमने जिसका कोण ही बनना थीटा। तो बस ये चित्र है, ये चित्र समझ में आ जाएगा तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिएगा, एक बार और समझाऊंगा, पहले यहां पर देख लो। और आपको पता है ना, ये S1 S2 की दूरी d है, इनके सिलिटों के बीच की दूरी d है। ठीक है, थ्योरी में आपको बता दूं, देखिएगा थ्योरी आज आपको नोट्स मिल जाएंगे, डेफिनेटली आज मिल जाएंगे आपको नोट्स। और देखो थ्योरी लिखी हुई है इसमें, ये रही थ्योरी। मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं, आपको ज्यादा इसमें माइंडली वर्क नहीं करना। देखो, माना S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है, S एक वर्णी प्रकाश स्रोत है तथा S1 S2 दो समांतर व संकीर्ण सिलिटें हैं। S1 S2 दो समांतर व संकीर्ण सिलिटें हैं जिनके बीच की दूरी d है, जो एक दूसरे के पास में रखे हैं। S1 S2 एक दूसरे के पास रखे हैं जिनके बीच की दूरी d है। माना प्रकाश स्रोत S से चलने वाली प्रकाश किरणें, माना प्रकाश स्रोत S से चलने वाली प्रकाश किरणें S1 S2, ठीक है, प्रकाश तरंगें S1 S2 पर समान कला में पहुंचती हैं। सिंपल सी बात है, यहां से चलेंगी समान कला में पहुंचेंगी, S1 S2 पर समान कला में पहुंचती हैं और S1 S2 प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लगता है और इनसे भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, इससे भी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो अध्यारोपण के द्वारा दीप्त व अदीप्त व्यतिकरण फ्रिंजें पर्दे XY पर बनाती हैं। जो अध्यारोपण के द्वारा पर्दे XY पर दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें बनाती हैं। तब लिखेंगे, माना कि S1 S2 से निकलने वाली तरंगिकाएं पर्दे के बिंदु P पर पहुंचती हैं, जिसकी यहां से बिंदु O से X दूरी है, बिंदु O से तो X दूरी है और पर्दे की दूरी कितनी है, D है। यहां से S1 S2 से पर्दे की दूरी D है और यहां से O से कितनी दूरी पर बना रहे हैं, X दूरी पर। भाई इसके मध्य बिंदु से कुछ ना कुछ दूरी तो रहेगी ये। तब आपका तरंगों का पथांतर कितना होगा, तब तरंगों का पथांतर देखिएगा, पथांतर का मतलब समझ रहे हो, पथ में अंतर कितना है। देखो दोनों तरंगों की, एक तरंग यहां से यहां तक, दूसरी तरंग यहां से यहां तक, तो इतना ही तो अंतर आ रहा है इसमें, कितना है, इतना दोनों का। तो S2N बराबर क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1P, ये पथांतर आ गया, राइट। चलिएगा, अब यहां से मैं आपको एक चीज बताऊंगा, देखिएगा ध्यान से समझेंगे। एक त्रिभुज लगाना है, त्रिभुज S1 S2N तथा त्रिभुज MPO समरूप हैं। ये समरूप क्यों है भाई त्रिभुज, हमने ये चीज बताई थी जब आपका
किसी दो त्रिभुज, ऐसी दो त्रिभुज हैं जिनमें, ये मैं कह रहा हूं देखिएगा इस तरह से, इसमें ये कोण यहां पे 30 अंश है, इसमें ये कोण 30 अंश में मान लूं, इसमें ये आपका 60 मान ले रहा हूं, तो ये आप इसमें ये 60 है, तो ये 90 होगा ही होगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको मारो गोली, इसको रहने दो, इसको देखो, ये 90 है और एक ये 30। तो जिसमें जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं हम समरूप त्रिभुज, क्योंकि तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होगा, क्योंकि आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जब मैं कह रहा हूं कि इसमें ये 30 यहां पर है, ये 90 है, तो जाहिर सी बात है ये 60 बचेगा, इसमें 90 यहां पर है, ये 30 यहां पर है, चलो मैं यहां की जगह यहां पर छोड़ दे रहा हूं, ये 30 है, तो भैया ये 60 रहेगा। तो ओवरऑल बात ये है कि जिसमें जिस दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर आ जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज का एक प्रतिबंध होता है कि भैया लंब बट्टे लंब बराबर आधार बट्टे आधार और कर्ण बट्टे कर्ण, ये होता है प्रतिबंध। ठीक है, कर्ण बट्टे कर्ण, जो भी आवश्यकता होती है वो ले लेते हैं, कोई लंब बट्टे लंब, आधार बट्टे आधार, लंब बट्टे लंब और कर्ण बट्टे कर्ण। ये हमने किरण प्रकाश की में भी बताया था। देखो यहां पर कैसे ये त्रिभुज है, देखो एक ऐसी त्रिभुज दिखाई दे रही है आपको, ये है S1, ये है S2 और इस तरीके से, और ये तो यहां पर है ये N, ये सॉरी यहां पर एकदम लंबा, ये ऐसे करके ये है N। ठीक है, यहां पर थीटा कोण बन रहा है, ये 90 अंश है, और एक त्रिभुज ये दिखाई दे रही है आपको इस तरीके से, ये और ये यहां पर है ये O और यहां पे है ये P और यहां पे है M, यहां पे ये थीटा बन रहा है, देखो ये थीटा है, लिख लेना, ये थीटा M पर ये बन रहा है थीटा, एक S1 पर थीटा बन रहा है, इस तरीके से जा रहा है। तो इसमें देखिए ये थीटा, इसमें ये 90 अंश, इसमें ये 90 अंश, तो मतलब क्या है, ये इसमें 90 अंश। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि ये आपके क्या है, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज का क्या प्रतिबंध होता है, लंब बट्टे लंब, आधार बट्टे आधार और कर्ण बट्टे कर्ण। तो मैं यहां पे लूंगा लंब बट्टे लंब और कर्ण बट्टे कर्ण, लंब बट्टे लंब बराबर कर्ण बट्टे कर्ण, ये प्रतिबंध लूंगा मैं। भाई समरूप त्रिभुज है तो मैं इतना लगा सकता हूं, लंब बट्टे लंब और कर्ण बट्टे कर्ण। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, और जिन्होंने पहली वाली वीडियो देखी होंगी तो पता होगी, और इसकी मैं कैलकुलेशन की वीडियो बनाऊंगा तब एक बार और समझाऊंगा मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेशन में बहुत ज्यादा अभी कैलकुलेशन 3-4 चीजें समांतर वगैरह और समझाना है। ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी रहती हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। चलिए देखिएगा ध्यान से, अब आते हैं इसका लंब और लंब बट्टे लंब और कर्ण बट्टे कर्ण। पहले इस त्रिभुज का लंब रखेंगे, फिर इस त्रिभुज का लंब रखेंगे, फिर इस त्रिभुज का कर्ण रखेंगे, फिर इस त्रिभुज का कर्ण रखेंगे। लंब कर्ण पहले छांटो, पता है आपको लंब कर्ण कैसे होते हैं, दे देखिएगा, ये इस तरीके से और ये इस तरह से। यदि ये आपका थीटा है, ध्यान से समझेंगे, यदि ये थीटा है तो थीटा हमेशा आधार और कर्ण से टच रहता है, तो ये कर्ण रहेगा, ये आधार रहेगा और ये आपका लंब रहेगा। समझ में आ गई बात? जैसे कि ये देखिएगा, ये थीटा है तो ये आधार रहेगा, ये लंब रहेगा, ये कर्ण रहेगा। कुल मिला के बात ये है कि ये जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाली जो भुजा रहती है वो हमेशा लंब रहती है। तो ये देखिए यहां पे ये थीटा है तो ये S2n यहां पर लंब है, इसमें ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब है। समझ में आ गई ना बात? इस तरीके से जो होता है तो ये थीटा है, तो इसमें तो पता ही चल रहा है ये आधार है, ये लंब है आपका और ये कर्ण है। तो मतलब थीटा के जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब रहती है और थीटा हमेशा कर्ण और आधार से जुड़ा रहता है, कर्ण और आधार से जुड़ा रहता है। ये चीजें तुम्हें पता रहनी चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको क्या करती हैं, आगे आपका स्कोर कम कर देती हैं, क्योंकि आप इसमें छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब देखिएगा हम क्या लेंगे, लंब बट्टे लंब। लंब क्या है, इसका लंब S, इसका लंब है S2n, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है S2n, इसका लंब है S2n बट्टे, ठीक है। इसका लंब क्या है OP, इसका लंब है OP बराबर, इसका कर्ण क्या है, इसका S1 S2 कर्ण है, देख लो नहीं तो S1 S2, क्योंकि थीटा के सामने लंब ये आधार और ये कर्ण, बड़ी भुजा कर्ण है, ठीक है। S1 S2 क्या है, कर्ण। अब इसका कर्ण क्या है MP, इसका कर्ण है MP। अब चित्र से कुछ वैल्यूज आपको पता है, चित्र से क्या वैल्यूज पता है भाई, S1 S2 की वैल्यू पता है, S1 S2 की वैल्यू पता है, कितना है D है,
और एक और वैल्यू पता है, ओ से पी तक की दूरी पता है, क्या है, एक्स है। ये ओ से पी तक की दूरी, ये वैल्यू मैं भाई यहां पर रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं। तो S2n बट्टे ओपी की वैल्यू कितनी, एक्स, बराबर S1 S2 की वैल्यू डी बट्टे एम पी। ठीक है, तो S2n की जो वैल्यू निकल के आएगी डी बट्टे एम पी इंटू एक्स, ये वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, इसको आप अभी काउंट कर लीजिए, राइट। अब देखिएगा ध्यान से कि ये आ गया। अब देखो ये चित्र से एम से पी तक की दूरी और एम से ओ तक की दूरी, ये दोनों दूरी बराबर रहती हैं। क्यों बराबर रहती है, हम इसको इस तरीके से यानी स्लिटों को इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं हम कि ये दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर हो। और कुछ किताबें डायरेक्ट ऐसे लिखती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश तरंगें समान S1 व S2 से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं समान कला में होती हैं, अर्थात समान समय में समान दूरी तय करती हैं। इसलिए M से P तक की जितनी दूरी होगी वही M से O तक की दूरी रहेगी, राइट। तो ये चीजें हैं, तो आपको इतना ज्यादा नहीं है, हम ये लिख देंगे। हम इसको इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं, स्लिटों का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि mn, चूंकि लिख दो, चूंकि ये एम पी बराबर एम ओ, ठीक है। और एम ओ की वैल्यू कितनी है, डी है, तो हम इसको लिख देंगे डी। इसकी वैल्यू कितनी रख देंगे, डी रख देंगे। आपको ना समझ में आए तो आप यहां से लिख सकते हो जितनी दूरी डी है, तो इसको पहले ही आप यहां से यहां तक की एम से ओ तक की जो दूरी है उसको डी यहां पे भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसका कोई वो ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, राइट। तो ये है आपका, ठीक है। यहां पे लिख देना वी नो दैट, या चित्र से लिख देना, राइट। आपकी मर्जी है, चित्र से लिख दो या आप थ्योरी लिख सकते हो, थ्योरी लिखी हुई है मेरे नोट्सों में। चूंकि द्वितीयक तरंगिकाएं समान समय में समान दूरी तय करती हैं, अतः एमपी बराबर ये, या चित्र का अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं कि एमपी बराबर एम ओ होता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो यहां पे ये वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, S2n बराबर डी एक्स बट्टे कैपिटल डी। ओके, ये चीज है। अब यहां से आपकी हम बात करेंगे कि माना कि यहां से बनने वाली जो फ्रिंज है ये दीप्त फ्रिंज है। ठीक है, यहां से अब आपका स्टार्ट होगा नया चीज। ठीक है, यहां से देखिएगा, यहां से बनाएंगे दीप्त फ्रिंज के लिए। S2n क्या था, S2n तरंग का पथांतर था, तो मैं यहां पे पथांतर लिख सकता हूं। ओके, ठीक है, ये पथांतर आ गया। अब यहां से बाद में आपकी दो कंडीशन बनानी है कि ये जो घूमती हुई यहां पर पहले दीप्त फ्रिंज बनती है तो मतलब या अदीप्त फ्रिंज बनती है, अपनी ओर से दोनों कंडीशन लगाएंगे। पहले मैं मान ले रहा हूं, माना कि केंद्रीय फ्रिंज यानी कि जो बीच वाली जो फ्रिंज है उससे, केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की, केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक, अब देखिएगा दो कंडीशन बनानी है, एक केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक और एक अदीप्त। क्योंकि आपको पता है कि भाई यहां पर आपका, यदि मैं केंद्रीय फ्रिंज से मैं मानूं कि दीप्त बन रही है तो उसके बाद में अदीप्त बनेगी, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त। ठीक है, इस तरह से फिर एक बार दीप्त लेंगे, एक बार अदीप्त लेंगे, ये डिपेंड करता है इस चीज पर। बाकी तो सब ये यहां से आगे तक का सेम रहेगा, यहां से आगे तक का सेम रहेगा, यही चीज बदलेगी। यदि ये दीप्त रहेगा तो वहां पर अदीप्त बनेगी, यदि ये अदीप्त रहेगा तो वहां पर दीप्त बनेगी, क्योंकि ये चेंज है ना, यहां से और यहां से, बस यही चीज तो अंतर आ रही है, ये दोनों तो बराबर हैं। चलिएगा, इतना ही ज्यादा रहेगा, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। तो देखिएगा, हम मानेंगे प्रकाश का, माना प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्डा है, तब तो हमने देख, ये S2n है, हमने माना कि जो केंद्रीय फ्रिंज से एममी फ्रिंज निकाल रहे हैं हम, कौन सी निकाल रहे हैं, एमबी फ्रिंज। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे हम फ्रिंज लैम्डा है, तब एमबी फ्रिंज, एम दी दीप्त फ्रिंज के लिए,
क्या हो जाएगा, ये जो चीज है डी एक्स बट्टे डी, यानी कि आप ऐसा लिखिएगा, ये जो आपका पथांतर है किसके बराबर रहेगा, पथांतर बराबर रहेगा एम लैम्डा। सिंपल सी बात है भाई, आपको पता है कि इस प्रकाश जो चल रहा है उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो लैम्डा है, और ये कौन सी फ्रिंज ले रहे हैं, केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कुछ नहीं, हमें एमवी मान ली, ठीक है, एमवी फ्रिंज। तो ये जो पथांतर है यही चीज तो बराबर रहेगी, क्योंकि हम यही चीज का तो मान फाइंड कर रहे हैं, तो यही चीज उस पथांतर के बराबर रहेगी, यानी कि ये इसी को तो हम काउंट कर रहे हैं, तो इसी का मान हमने मान लिया कि ये दूसरी है, दूसरी फ्रिंज है या तीसरी फ्रिंज है या चौथी फ्रिंज है, अब हमें नहीं पता कौन सी फ्रिंज है, तो हमने ये मान लिया कि हमने ये एमवी फ्रिंज है। अब इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, डी एक्स बट्टे डी थी बराबर एम, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से हम बात करेंगे इसकी x की, तो यहां से मैं एक्स एम लिख दे रहा हूं क्योंकि ये एम भी फ्रिंज मान रहे हैं हम, तो एक्स एम बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एम बराबर हो जाएगा डी एम लैम्डा बट्टे स्मॉल डी, ये चीज है एम बी फ्रिंज के लिए। ओके, ये मैंने ये ऐसे रिप्लेस कर दिया है, मतलब रिप्रेजेंट कर दिया है एम से, कोई उसका ज्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। चलिएगा अब आगे की बात कर लेते हैं, अभी और रह गया है। अब बात करेंगे हम दूसरी चीज निकालेंगे केंद्रीय फ्रिंज से अदीप्त फ्रिंज के लिए, तो ये पूरा लिख देना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज की दूरी का व्यंजक, ठीक है। अदीप्त फ्रिंज के लिए हम क्या लेंगे भाई, आपको मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, मैं आप बताइए मेरे को, यदि मैं ये एमबी फ्रिंज ली है तो इससे अगली बारी अदीप्त रहेगी या इससे पिछले वाली रहेगी, मैं कह रहा हूं ये दीप्त है तो इससे अगली बारी अदीप्त फिर दीप्त बनेगी, या इससे पिछली वाली, भाई मैं कह रहा हूं कि ये 1 2 3 4 5 ऐसे लिखी हुई है, तो ये सम संख्या तो इससे अगली वाली विषम होगी या इससे पिछली वाली विषम होगी, यदि ये विषम संख्या तो इससे अगली वाली सम होगी या इससे पिछली वाली सम होगी। तो उसी लिए हम क्या करेंगे, माना प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो लैम्डा है, डायरेक्ट लिख देना आप, तो सीधे सीधे बात कर रहा हूं मैं, एम प्लस, यहां पे लिखेंगे एम प्लस 1 वी अदीप्त फ्रिंज के लिए, फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा, S2n बराबर m प्लस n लैम्डा। समझ में आई बात, नहीं आई, क्योंकि भाई ये m भी है, यदि ये पहली लेंगे तो वो दूसरी, ठीक है। तो इस तरीके से तो S2n, तो इसकी जो वैल्यू कितनी है dx, यहां पे लिख देंगे m प्लस n बट्टे d बराबर m प्लस 1 लैम्डा। तो यहां से x m प्लस 1 की यदि मैं वैल्यू निकालूंगा, d उधर चला जाएगा, d m प्लस 1 लैम्डा बट्टे d, ये वैल्यू यहां पर आ गई, ठीक है। अब हमें फ्रिंज की चौड़ाई चाहिए, तो देखना जरा, एम भी फ्रिंज की चौड़ाई इतनी है और एम प्लस एन भी फ्रिंज की चौड़ाई इतनी है, तो दोनों में अंतर कितना आ रहा है, यानी कि मैं कह रहा हूं भैया पहले की मोटाई इतनी है दूसरे की मोटाई इतनी है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो चौड़ाई निकल जाएगी दोनों की, ठीक है भाई। एक देखना जरा, एम भी फ्रिंज कितनी है, एम भी इतनी बड़ी है और एम प्लस एन भी इतनी बड़ी है, दोनों में अंतर कैसे निकलेगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई, सीधे सीधे लिख देंगे फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एम प्लस एन माइनस एक्स एन, यानी कि एम प्लस एन भी, तीसरी फ्रिंज में से दूसरी फ्रिंज घटा दो तो बीच की चौड़ाई निकल जाएगी, पांचवी फ्रिंज में से चौथी फ्रिंज घटा दो तो चौड़ाई निकल जाएगी उसकी, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो ये क्या है, डी एम प्लस 1 लैम्डा बट्टे डी माइनस डी एम प्लस लैम्डा बट्टे डी, और देखिएगा इसमें से डी लैम्डा बट्टे स्मॉल डी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे m प्लस 1 है, यहाँ पर क्या बचेगा 1 m बचेगा, m यहाँ पे क्या बचेगा, m बचेगा, देखिएगा यहाँ से d लैम्डा और d ये कॉमन आ गया, d लैम्डा d ये कॉमन आ गया, तो m प्लस 1 बचा, यहाँ पे m बचा, m से m कट गया तो क्या बचेगा, सिंपल सी बात है d लैम्डा बट्टे d, ये आ गया w बराबर, यही है
दीप्त या अदीप्त यानी कि रंग के सिलट के फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। यदि केंद्रीय फ्रिंज दीप्त फ्रिंज का व्यंजक कितना, अदीप्त फ्रिंज का व्यंजक कितना, और फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक कितना। और इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, कितना इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, इसको ढंग से कर लेना। ठीक है, बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है। ओके, चलिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब एक दो परिभाषाएं हैं छोटी छोटी विवर्तन की, कुछ उसकी थी विवर्तन की, और एक कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत क्या होता है? कला संबद्ध स्रोत रहता है कि एक ऐसा स्रोत या ऐसे स्रोत, ऐसे दो या दो से अधिक स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगिकाओं के बीच कलांतर स्थिर रहता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। मतलब क्या है भाई, कला मतलब कला संबद्ध यानी कि कला समान रहती है, उनके कलाओं में कोई अंतर नहीं रहता है, तो उनको बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगिकाएं या निकलने वाली प्रकाश तरंगों के बीच कोई अंतर ना हो, अर्थात उनका जो कलांतर है वो समान रहता है या कलांतर उनके बीच में स्थिर रहता है, उसको बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। ओके, चलिएगा, कुछ चीजें हैं जो कि आपको वैसे पता रहनी चाहिए, और ये तो आप देख ही सकते हो। ये प्रकाश के व्यतिकरण की कुछ शर्तें हैं, जैसे कि दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत संकीर्ण होने चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के समीप रहने चाहिए, पास में रहने चाहिए, दोनों तरंगों का आयाम लगभग समान रहना चाहिए। जब तक इनका समान नहीं रहेगा तो फिर ये यानी कि अध्यारोपण नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो फिर ये चीजें नहीं बनेंगी। दोनों तरंगों की आवृत्ति लगभग बराबर होनी चाहिए, और दोनों स्रोत कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए, अर्थात दोनों के बीच का कलांतर स्थिर रहना चाहिए। क्वेश्चन आता है, सूर्य के प्रकाश में रंगहीन साबुन के घोल के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं, क्यों? तो इसका कारण प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। लाल रंग का व्यतिकरण सबसे अधिक रहता है और नीले रंग का व्यतिकरण सबसे कम रहता है। ये सारी चीजें हैं, आपको वैसे मैं लिख दे रहा हूं, अभी आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, चलिएगा, बाकी तो आपको यहां से मैं मिटा के नहीं चीजों को समझा दे रहा हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि जो साबुन का बुलबुला होता है वो रंगीन क्यों दिखाई देता है? साबुन के बुलबुले को बाहर लेकर जाओ तो उसमें देखोगे तो एकदम कलर से दिखाई देते हैं, लाल पीले हरे से। तो वो किसके कारण दिखाई देता है? साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। किसके कारण? उसमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं, इसलिए। अब आता है कि व्यतिकरण किस रंग का सबसे अधिक होता है? व्यतिकरण लाल रंग का सबसे अधिक रहता है, और आपका नीले रंग का सबसे कम रहता है। नीले रंग का सबसे कम, माइनस का मतलब सबसे कम, और ये सबसे अधिक। ठीक है, व्यतिकरण। अब आता है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है?
देखिएगा, यह प्रकाश है, ऐसे प्रकाश किरण चल रही है और यहां पर क्या आ जाए, ऐसे करके एक दीवार आ जाए, दीवार पर जैसे टकराएगी ये और यहां से थोड़ा सा मुड़ जाएगी ये, है ना, ऐसे करके प्रकाश जा रहा है और ये यहां पर एकदम तरंग आ जाए इस तरीके से, तो यहां पर थोड़ा हल्का सा मुड़ जाएगी। तो प्रकाश तरंगों का अपने मार्ग में आने वाले अवरोध यानी कि रुकावट के कारण उसके किनारों पर मुड़ जाने की घटना को हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। समझ में आ गई बात? प्रकाश के अवरोधों के कारण प्रकाश तरंग का अपने किनारों पर हल्का मुड़ जाना, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो देख लो कितना प्यारी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको देखो मिल जाएगी। प्रकाश तरंगों के अपने मार्ग में आने वाले अवरोधों के कारण किनारों पर मुड़ जाने की घटना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। प्रकाश का विवर्तन दो प्रकार से होता है, एक फ्राउनहोफर विवर्तन और एक आपका फ्रेनल विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन क्या होता है, यदि विवर्तन में प्रकाश स्रोत व पर्दा किस पर, रेखा छिद्र से परिमित दूरी पर हो तो विवर्तन फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। यानी कि आपका एक छिद्र रखा हुआ है और यहां पर रखा हुआ है प्रकाश स्रोत, यहां पर है प्रकाश देखिएगा, विवर्तन दो प्रकार का होता है, एक फ्रेनल विवर्तन और एक होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। बहुत ही प्यारा सा है, देखिएगा ये यहां पर क्या है, स्रोत लगा हुआ है, स्रोत, प्रकाश स्रोत, ध्यान से समझ लेना। यहां पर लगा हुए हैं वो सिलटें, क्या लगी हुई है, सिलटें यानी कि छिद्र, जिससे आपका प्रकाश चलेगा तो यहां से मुड़ेगा। और यहां पे लगा हुआ है पर्दा, हमें कैसे पता चलेगी कि ये मुड़ा, देखिएगा यहां से प्रकाश किरणें ऐसे जा रही है और यहां से अपने मार्ग पर मुड़ गई, तो ये हमें यहां पर पर्दा पर विजिबल होगी कि ये मुड़ गई, हल्की सी मुड़ रही है, तो इस घटना को बोलेंगे विवर्तन। तो अब यहां से डिपेंड करता है कि विवर्तन कितने प्रकार का, फ्रेनल विवर्तन, फ्राउनहोफर विवर्तन। तो हमें यह कैसे पता चलेगा ये फ्रेनल विवर्तन है, यदि ये प्रकाश स्रोत और पर्दा छिद्र से परिमित दूरी पर रहते हैं, एक निश्चित दूरी पर रखे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्रेनल विवर्तन। तब इनके बीच में जो विवर्तन होगा वो फ्रेनल विवर्तन कहलाएगा। और यदि ये जो प्रकाश स्रोत और पर्दा को करने, पर्दा रख दे अनंत पर, स्रोत को रख दे अनंत पर, जैसे कि माना कि हमारा प्रकाश स्रोत आ रहा, यानी प्रकाश स्रोत मान लें सूर्य को, पर्दा रख दे बहुत दूर जाकर, बीच में स्लेटें लगा दें पीछे, ओजोन छिद्र को मान लें। तो मतलब क्या, मतलब ये कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दा छिद्र से अनंत दूरी पर रहते हैं तो उसको बोलते हैं हम फ्राउनहोफर विवर्तन। क्योंकि अनंत दूरी होती है इसीलिए इसमें हम लेंसों का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस वगैरह वगैरह, इसमें हम लेंसों का मुख्यतः हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई बात? यहां पे लेंस का प्रयोग क्यों? क्योंकि भैया सूर्य की प्रकाश को हम अपने पास तक लेकर आएंगे, डायरेक्ट नहीं आएगा, तो हम उसको लेंस लगाएंगे ताकि वो किरणें एक जगह एब्जॉर्ब हो जाएं। तो हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? आपका उत्तल लेंस यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसलिए जहां पर लेंस लग जाए तो वो समझ लेना फ्राउनहोफर विवर्तन है और डायरेक्ट फ्रेनल विवर्तन है। तो ये है। और बाकी प्रकाश का ध्रुवण, ब्रूस्टर का नियम वगैरह ये तुम्हारे उस चैप्टर से हटा दिए हैं। कुछ चीजें हैं यहां पर, विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर ये अपने आप याद कर लेना कि व्यतिकरण में अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, इसमें विवर्तन में द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच व्यतिकरण होता है, जबकि इसमें व्यतिकरण तरंगों के अध्यारोपण से होता है। देखो ध्यान से समझ लेना, जो व्यतिकरण है वो व्यतिकरण तरंगों के अध्यारोपण से होता है, व्यतिकरण तरंगों के अध्यारोपण से होता है, जबकि विवर्तन द्वितीयक तरंगिकाओं के व्यतिकरण से होता है। भाई देखिएगा, विवर्तन तो होगा व्यतिकरण से होगा विवर्तन, और व्यतिकरण किस चीज से होता है? व्यतिकरण होता है अध्यारोपण से।
अध्यारोपण से। समझ में आई बात? अध्यारोपण के कारण तो व्यतिकरण बनता है और व्यतिकरण के कारण विवर्तन बनता है। ये चीज, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई समान हो सकती है और नहीं भी। व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई समान हो सकती है और नहीं भी, लेकिन विवर्तन में फ्रिंज की चौड़ाई कभी समान हो ही नहीं सकती है। इसमें तो समान हो सकती है और नहीं भी, लेकिन इसमें कोई भी समान नहीं हो सकती है। ओके, ये चीजें होती हैं। बाकी ऐसे इसमें दो दो चार चार अंतर हैं जो कि आपको लिख लेना। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। अब नया चैप्टर है, नए चैप्टर को या तो एक वीडियो में या कम से कम 2 वीडियो में भी खत्म कर देंगे, कोई ज्यादा वो नहीं करेंगे। ठीक है, लगभग 2-2 घंटे की या 1-1 घंटे की वीडियो बनाएंगे। हमने आपको बोल दिया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो कोर्स है वो हम आपका दिसंबर से पहले 30 दिसंबर से पहले खत्म कराएंगे, चाहे कैसे भी करके कराएं हम। ठीक है, 30 दिसंबर से पहले फिजिक्स केमिस्ट्री कोर्स खत्म हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।